अस्सलाम वालेकुम। 12.3 हमारी चल रही थी। क्वेश्चन 13, 14 और 15 रह गए। देखें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। 13 है, ये भी आसान है, घबराना इनसे नहीं है, बहुत आसान है, मुश्किल ये भी नहीं है। कहता है टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट। दो बिल्डिंग्स हैं, उन दोनों को दरमियानी फासला है 100 मीटर। ये एक बिल्डिंग आ गई, थोड़ा आड़ी तिरछी हो रही है लेकिन जाने दें। और ये दूसरी बिल्डिंग आ गई, एक मिनट, ये आ गई सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है जी। इन दोनों का जो डिस्टेंस है दरमियान में वो है 100 मीटर्स। अच्छा जी, टू बिल्डिंग्स ए एंड बी, इन दोनों को नाम भी दे देते हैं, ए और बी का भी देखते हैं। ए और बी का नाम किस किस को देना है, अभी सबर करें। ए और बी दो बिल्डिंग्स हैं, 100 मीटर का इनके दरमियान डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी। कहते हैं बिल्डिंग ए की टॉप से खड़े होकर बिल्डिंग बी की टॉप की तरफ देखने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना, बनता है छोड़े उसको। ए की टॉप से बी की टॉप की तरफ देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब क्या है उसका, मतलब ये कि ए की टॉप से खड़े होकर जब बी की टॉप की तरफ देखते हैं तो आपको ऊपर देखना पड़ता है। तो जब ऊपर देखना पड़ता है तो इसका मतलब है बी ऊंची हुई ना। तो फिर इस बिल्डिंग को मैं ए का नाम दूंगा, उस बिल्डिंग को बी का नाम दूंगा। ठीक है जी, अब मुझे पता चल गया कौन सी ए है और कौन सी बी है। अच्छा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कितना है, कहता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 20 डिग्री का। ये ए की टॉप से खड़े होकर जब देखा जाता है बी की टॉप की तरफ, ये देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 20 डिग्री का। और एंगल हमेशा होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल यहां से ड्रॉ कर दिया और ये एंगल बन रहा है 20 डिग्री का। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, कहता है कि the angle of elevation from the base of building B to the top of building A is 50 डिग्री। B की बेस से A के टॉप की तरफ देखें तो 50 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखें जरा, B की बेस से A के टॉप की तरफ देखना है, तो ये B की बेस से A के टॉप की तरफ देखें, तो ये B की बेस से A के टॉप की तरफ देखा जा रहा है। तो अब ये एंगल कितना बनता है, ये एंगल उसने बताया कि ये एंगल 50 डिग्री बनता है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। आपने इस पूरी बिल्डिंग बी की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है जी। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि पहले यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इन कॉर्नर्स की। इन कॉर्नर्स की नेमिंग कर देते हैं। ए बी नाम नहीं देना क्योंकि वो बिल्डिंग्स के नाम है, इसे दे दें एल एम एन ओ पी। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि बिल्डिंग बी की हाइट फाइंड करनी है। तो बिल्डिंग बी की हाइट है एम ओ, तो आपने क्योंकि एम ओ या दूसरे अल्फाज में क्या लें ओ एम हाइट फाइंड करनी है। तो ओ एम हाइट फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, ओ एम हाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम एन प्लस एन ओ। तो इसका मतलब है कि हमें एम एन अलग से फाइंड करना है, एन ओ अलग से फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो हमें बिल्डिंग बी की टोटल हाइट मिल जाएगी। ठीक है जी, बहुत आसान काम है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। देखें करना क्या है, मैं ये करूंगा, पहले अगर मैं पहले अगर मैं ओ एन हाइट फाइंड करूं, तो ओ एन हाइट फाइंड करने के लिए ये जो ट्राइंगल बन रही है पी एन ओ, इसे कंसिडर करना पड़ेगा। और बार बार मैं बता रहा हूं राइट ट्राइंगल्स कंसिडर करनी है, कोई और ट्राइंगल कंसिडर नहीं करनी, क्योंकि साइन कोस टेन जो है वो राइट ट्राइंगल के अलावा और किसी ट्राइंगल के लिए नहीं होते, इसलिए राइट ट्राइंगल्स कंसिडर करनी है। अच्छा, अब जरा देखें, ये जो राइट ट्राइंगल है पी एन ओ, इसे कंसिडर करके मैं एन ओ लेंथ फाइंड कर लेता हूं। तो मैं लिखता हूं इन राइट ट्राइंगल पी एन ओ, पी एन और ट्राइंगल के मुताबिक मेरे पास होनी चाहिए ये बेस जो कि मौजूद है, क्योंकि उसने जब कहा है कि एल एम लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है बिल्डिंग्स का वो 100, वो जब 100 है, जब ये 100 है तो डेफिनेटली ये भी 100 होगा। तो इसलिए मैं इसके साथ भी लिख देता हूं दैट इज 100। लें भाई, पी एन तो 100 है, अब एन ओ मैंने फाइंड करना है, तो बेस मौजूद है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो मैं टेन थीटा यूज कर लेता हूं, क्योंकि टेन थीटा ऐसा है जिसमें बेस परपेंडिकुलर दोनों मौजूद हैं। तो ये लिखा मैंने टेन ऑफ 20 डिग्री, क्योंकि पी एन ओ ट्राइंगल में एंगल 20 है। सो टेन ऑफ 20 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है ओ एन, और बेस है पी एन। सो ये लिख दिया ओ एन डिवाइड बाई पी एन। वैल्यूज पुट कर दें तो टेन 20 क्या होता है, खुद ही सॉल्व करते रहना आप लोग। ये मैंने लिख दिया टेन 20 डिग्री, इसको लाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे भला, पी एन से, जिसकी वैल्यू है 100। तो पी एन की जगह पी एन की वैल्यू 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास ओ एन की वैल्यू आ जाएगी। ओ एन की वैल्यू आ गई। अब एम एन की वैल्यू चाहिए।
अब एम एन जे पड़ा हुआ है, ये एम एन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, या तो मैं एम एन फाइंड कर लेता हूं या मैं पी एल फाइंड कर लेता हूं, एक ही बात है। एम एन फाइंड करें या पी एल फाइंड करें, दोनों इक्वल ही तो हैं। तो मैं पी एल फाइंड कर लेता हूं, ऑटोमेटिकली मुझे एम एन मिल जाएगा, ठीक है। अब पी एल में कैसे फाइंड करूंगा, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि पी एल लेंथ जो है वो इक्वल है एम एन लेंथ के। तो मैं पी एल फाइंड करने जा रहा हूं। तो जो ट्राइंगल बन रही है पी एल एम, इसे मैं कंसिडर कर रहा हूं। इसे क्यों कंसिडर किया, क्योंकि एंगल 50 डिग्री इस ट्राइंगल में मौजूद है ना, इसलिए इसे कंसिडर कर रहा हूं। तो मैं लिखता हूं इन राइट ट्राइंगल, कौन सी वाली, पी एल एम, राइट ट्राइंगल पी एल एम। अब इस राइट ट्राइंगल के मुताबिक अगेन क्या लिखूंगा, टेन 50, क्यों, इसलिए टेन साइन कोस, क्यों नहीं टेन ही क्यों, इसलिए टेन क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर जो वो मैंने फाइंड करना है और बेस मेरे पास मौजूद है, इसलिए टेन। सो लिखा टेन 50 इज इक्वल टू पी एल ओवर एल एम, पी एल ओवर एल एम, ठीक। वैल्यूज पुट करें, टेन 50 क्या होता है खुद ही आप लोग सोल्व करते रहना। ये मैंने लिखा टेन 50 एज इट इज, एल एम, एल एम की वैल्यू है 100, सो ये एल एम की जगह उसकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने लिख दिया पी एल, ठीक। और अभी आपको बताया कि पी एल एम एन के इक्वल होता है, सो ये मेरे पास आ जाएगा एम एन। ले भाई सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से एम एन भी आ जाएगा, ओ एन पहले ही आ गया था, एम एन यहां पे फाइंड कर लिया। अब एम एन और ओ एन की वैल्यू पुट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ ओ एम, यानी बिल्डिंग बी की जो हाइट है वो मिल जाएगी, एंड दैट्स ऑल, ठीक जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं बोर्ड साफ कर लूं, आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 है अ विंडो वॉशर, विंडो वॉशर खिड़कियां साफ करने वाला, होटल की बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी वो खिड़कियां साफ कर रहा है। अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग, an observer at the distance of 20 meter from the building finds the angle of elevation of the worker to be 30 डिग्री। देखें पहले डायग्राम ड्रा करते हैं, ये है होटल की बिल्डिंग और ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब इस जगह पे विंडो वॉशर मौजूद है, इस जगह पे ये है डब्ल्यू, विंडो विंडो वॉशर, ठीक है। अब यहाँ पे मौजूद है, कहते हैं एक ऑब्जर्वर है जो जमीन पे खड़ा हुआ है, वो देखता है एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ऑब्जर्वर जो है वो 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है इस जगह पे 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है बिल्डिंग से। तो ये बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का, दैट इज 20 मीटर्स। इसे मैं ओ का नाम देता हूं, ओ फॉर ऑब्जर्वर, ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जर्वर 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ इस विंडो वॉशर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री का। यानी यहां से जब वो देखता है इस विंडो वॉशर को, ऑब्जर्वर जब विंडो वॉशर को देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, ठीक। आगे आप जरा देखें, कहता है द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। ये विंडो वॉशर जो है ये 12 मीटर ऊपर जाता है, विंडो वॉशर 12 मीटर मजीद ऊपर आता है, तो 12 मीटर ऊपर आके इस जगह तक पहुंच गया, ठीक है। अब जो इसकी नई पोजीशन है, इसको चलें इसे W1 का नाम दे देते हैं, इसे W2 का नाम दे देते हैं। तो अब नई पोजीशन जो है ये आ गई W2, और कितना ये ऊपर आया, अपनी पहले वाली पोजीशन से 12 मीटर ऊपर आया, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है ना द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर, 12 मीटर वो ऊपर चढ़ाए, तो पहली वाली पोजीशन से 12 मीटर का डिस्टेंस बन गया। मजीद क्या कहता है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर अवे फ्रॉम इट। ऑब्जर्वर जो है अपनी पहले वाली पोजीशन से 4 मीटर पीछे आ जाता है, यानी बिल्डिंग से अवे जा रहा है, बिल्डिंग से दूर जा रहा है। तो ये नई पोजीशन आ गई ऑब्जर्वर की, पहले वाली O1 थी, नई वाली को O2 का नाम दे देते हैं। और कितना डिस्टेंस इसने मूव किया, इसने 4 मीटर का डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। कहते हैं फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, मतलब अब जब ये ऑब्जर्वर यहां से उस विंडो वॉशर को देखेगा, तो अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। अब देखें बहुत आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने थीटा फाइंड करना है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि ये थीटा एंगल किस ट्राइंगल में बन रहा है। ये थीटा एंगल जो है ये इस बड़ी वाली ट्राइंगल W2, इसे मैं नाम दे देता हूं ए का, W2 A O2 में बन रहा है, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल W2 A O2, इसमें थीटा एंगल बन रहा है।
तो इस पे जब मैं tan थीटा अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, देखें इस पे tan थीटा अप्लाई करने से मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर जो कि है W2A, AW2 डिवाइडेड बाय बेस क्या है AO2, AO2। ठीक है जी। अब जरा देखें मजीद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो AO2, A से लेके O2 तक का तो डिस्टेंस मुझे गिवन है जो कि है 20 + 4 24, तो नीचे तो 24 आ जाएगा, लेकिन ऊपर AW2 जो है ये मुझे पूरा नहीं गिवन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा AW1 प्लस AW1 प्लस W1 W2 प्लस W1 W1 W2 W1 W2, ऐसे इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। ठीक है जी। अब जरा देखें अगले स्टेप में, W1 W2 डिस्टेंस तो मुझे गिवन है जो कि है 12, वो तो है 12, लेकिन पहले वाला जो डिस्टेंस है AW1 वो गिवन नहीं है, तो उसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा, जबकि नीचे 24 मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब ये tan थीटा किसके इक्वल आया, tan थीटा इसके इक्वल आया। अब अगर AW1 की मुझे वैल्यू मिल जाए तो इसमें पुट करके बड़ी आसानी से मैं tan थीटा के थ्रू थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, लेकिन AW1 अब मैं फाइंड कैसे करूंगा, तो AW1 अब छोटी वाली राइट ट्राइंगल में है, यानी W1 AO1, तो इस ट्राइंगल पे tan थीटा अप्लाई करके मैं आसानी से AW1 फाइंड कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री, और ट्राइंगल कौन सी है, इन राइट ट्राइंगल छोटी वाली कौन सी, W1 AO1, W1 AO1 इस ट्राइंगल में। तो ये लिखा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी AW1 डिवाइडेड बाय बेस क्या है, बेस है AO1, तो ये लिखा AO1। अब tan 30 जो भी इसकी वैल्यू बनेगी देख लीजिएगा, पॉइंट्स में लिखनी है, ठीक है, टेबल वाली वैल्यू भी लिखेंगे तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और AO1 की वैल्यू क्या है, वो है 20, सो यहाँ पे लाके 20 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी AW1 की। अब AW1 की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, tan को उधर ले जाके इन्वर्स करें, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट्स ऑल, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। मैं अब आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। कहता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए कैनॉल, एक नहर है, तो देखें जी, ये देखें, ये एक नहर है, ये नहर का एक किनारा है और यहाँ पे इस जगह पे नहर का दूसरा किनारा है। ठीक है, दीज आर दी कॉर्नर्स, जिनको मैं सी और डी का नाम दे देता हूँ, दीज आर दी कॉर्नर्स ऑफ कैनॉल, नहर के ये दोनों किनारे हैं। अच्छा, अब है क्या, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ कैनॉल, इस जगह पे ये डी पोजीशन पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक, कहते हैं मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल ऑब्जर्व्स द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ कैनाल। इस कैनाल के दूसरी साइड पे एक दरख्त है, ये वो दरख्त है, एक मिनट जी, ले भाई, ये वो ट्री है, ये मैं टी का नाम देता हूँ ऊपर वाले एंड को, टी फॉर ट्री। अब ये आदमी यहां से खड़ा होकर उस ट्री को देख रहे, ट्री का जो टॉप है उसकी तरफ देख रहे। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ कैनाल ऑब्जर्व्स द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री ऑन द अदर साइड इज 60 डिग्री। यहां से खड़े होकर जब वो ट्री को देखता है, ट्री की टॉप की तरफ देखता है, तो ये एंगल जो बनता है, ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, मजीद आगे क्या कहते हैं, कहता है ऑन रीट्रीटिंग, ये बंदा पीछे हटता है, रीट्रीट करता है, उस कैनाल से रीट्रीट करता है, उस कैनाल से पीछे हटता है। तो अब जब वो रीट्रीट करता है, तो रीट्रीट करने के बाद उसकी नई पोजीशन ये आ गई, ये इसकी नई पोजीशन है, इसको मैं ई का नाम दे देता हूं। कहते हैं रीट्रीट करने के बाद ऑन रीट्रीटिंग फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब फिर से वो उस ट्री की टॉप की तरफ देखता है, तो अब जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो देखें जी, यहां से खड़ा होके अब फिर वो देखता है, और अब जो एंगल बनता है, अब ये एंगल बनता है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। कहता है दरख्त की हाइट भी फाइंड करें, और इस कैनाल की, इस नहर की, ट्री की हाइट भी फाइंड करें, और इस कैनाल की विड्थ भी फाइंड करें, ये दोनों चीजें आपने फाइंड करनी है। तो ये देखें जरा, ऑन रीट्रेटिंग 40 मीटर्स, ये आई थिंक मैंने नहीं लिखा, यस, ऑन रीट्रेटिंग 40 मीटर, 40 मीटर वो पीछे हटता है, ये भी तो यहाँ पे बताना है।
यानी ये DE डिस्टेंस जो उसने कवर किया, ये डिस्टेंस 40 मीटर्स है। दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर्स। ये 40 मीटर पीछे हटा है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, यानी CD डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। एक चीज हो गई। और दूसरी चीज हमने दरख्त की ऊंचाई यानी TC डिस्टेंस, TC लेंथ, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। ठीक है। देखें करेंगे क्या। करेंगे फिर वही कि दो राइट ट्रायंगल्स जो बन रही हैं दोनों को बारी बारी हम कंसिडर कर लेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ राइट ट्रायंगल कंसिडर करनी है, कोई और नहीं कंसिडर करनी, क्योंकि साइन कोस्टेन राइट ट्रायंगल के लिए होते हैं। तो दोनों राइट ट्रायंगल्स को बारी बारी में कंसिडर करता हूँ। पहले मैं आता हूँ राइट ट्रायंगल TCD, छोटी वाली ट्रायंगल जो है उसकी तरफ। इन राइट ट्रायंगल TCD क्या लिखूंगा? tan of 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी TC जो कि फाइंड करना है मुझे, डिवाइडेड बाय CD जो कि फाइंड करना है मुझे। TC बाय CD ये दोनों ही मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है। अब tan 60 होता क्या है देख लें कैलकुलेटर से। tan of 60 ये इक्वल होता है 1.73। तो ये मैंने लिख दिया 1.73 और CD को यहां लाके मल्टीप्लाई कर देता हूं। CD इज इक्वल टू TC। अभी ये इक्वेशन मेरे किसी काम की नहीं है, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है। क्योंकि TC जो कि दरख्त की ऊंचाई है वो भी मैंने मालूम करनी है, और CD जो कि उस नहर की चौड़ाई है वो भी फाइंड करनी है। दोनों ही अननोन्स हैं। इसको यहीं पे सेव कर दिया इक्वेशन को। अब आते हैं बड़ी वाली ट्राइंगल यानी TCE की तरफ। तो इन राइट ट्राइंगल TCE, राइट ट्राइंगल TCE देखें जी क्या लिखेंगे? tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर क्या है? TC। सो ये लिख दिया मैंने TC डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है? बेस है CE। सो ये लिख दिया मैंने CE। ठीक है जी। अब tan 30 क्या होता है कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लेते हैं। तो tan of 30 इट बिकम 0.577, 0.577, 580 कर दें उसको राउंड ऑफ करके। ये लिख दिया 0.58। ठीक है। अच्छा, और CE को यहाँ पे लाके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब CE को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो CE को मैं ब्रेक कर देता हूँ, पूरा CE लिख देता हूँ CD प्लस DE। ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ CD प्लस DE, CD प्लस DE। ये मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया लाइक दिस। इज इक्वल टू TC को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, TC मैंने फाइंड करना है। अच्छा, अब जरा देखें अगले स्टेप में, एक स्टेप और कर लेते हैं फिर इक्वेट कर लेंगे। 0.58 मैंने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाइड बाय CD। CD मैंने फाइंड करना है, अननोन है, CD को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। प्लस DE की वैल्यू मुझे पता है, वो खुद ही उसने बताई हुई है, वो है 40। सो ये लिख दिया मैंने 40 एंड दिस इज इक्वल टू TC। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब जरा देखें, इक्वेशन 1 की भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे TC है, 2 की भी राइट हैंड साइड पे TC है। दोनों को इक्वेट करें, TC खत्म हो जाएगा, TC खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CD रह जाएगा और बड़ी आसानी से CD हम फाइंड कर लेंगे। आई समझ बात की? तो देखें इक्वेटिंग 1 एंड 2 कंप्लीट आप लोगों नहीं करना है, बस एक दो स्टेप्स में और करूंगा। इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो लिखा 1.73 CD इज इक्वल टू 0.58 CD, यानी 0.58 को CD के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो प्लस के साइन के बाद 0.58 को 40 से मल्टीप्लाई करके जो बनता है वो मैं लिख रहा हूँ वहां पे। तो 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 40 इट बिकम्स 23.2। तो ये बनता है 23.2। ठीक है। अब इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें, तो डायरेक्टली मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 1.73 CD माइनस 0.58 CD, 1.73 माइनस 0.58 क्या बनता है? ये बनता है 1.15 CD। ये बन जाएगा 1.15 CD, ये बना। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे 23.2 मौजूद है। अब
1.15 को यहां लाके डिवाइड कर दें, 1.15 को यहां लाके डिवाइड कर दें, आपको सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। और सी डी क्या है? विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है जी, विड्थ ऑफ कैनाल आपको यहां से मिल गई। अब जैसे ही आपको सी डी की वैल्यू मिली ना, वो सी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, टी सी जो कि दरख्त की ऊंचाई है वो भी आपको मिल जाएगी, एंड दैट्स ऑल। तो ये थी एक्सरसाइज 12.3। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 12.4 स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।